हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा माल विक्रय अधिनियम धारा 1930 में जो है तो उसमें तो संविदा विषय की विषय वस्तु है धारा 6। तो और माल गुड्स की परिभाषा जो धारा 27 में दी गई है तो उसके में तो इसमें है अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत माल का आशय माल से अनियोज दावे एक्शनेबल क्लेम्स और धन मनी से भिन्न है। हर किस्म की जंगम संपत्ति चल संपत्ति को कहते हैं। जंगम चल संपत्ति से स्टॉक अंश उगती फसलें घास भूमि से बद खड़े पेड़ का भी विक्रय हो सकता है। जल गैस बिजली जहाज डिक्री गुडविल और ट्रेडमार्क पेटेंट तथा कॉपीराइट को भी माल माना जाता है। ऐतिहासिक सिक्के जो चलन में नहीं है जैसे मुगल कालीन विक्टोरिया विदेशी मुद्रा को माल माना गया है। न्यायालय की डिक्री को भी माल माना जाता है, इनका क्रय हो सकता है। दोस्तों उसके बाद फिर है माल का वर्गीकरण। माल का वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है वर्तमान माल एग्जिस्टिंग गुड्स। ये वर्तमान माल से तात्पर्य ऐसे माल से है जिसका अस्तित्व संविदा करने के समय विक्रेता के कब्जे में वर्तमान में है। वर्तमान माल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विनिर्दिष्ट माल स्पेसिफिक गुड एज सर्टेन गुड्स। तो विनिर्दिष्ट माल होता है विक्रेता ने ये समझ लिया है कि कौन सा माल हमें एक निश्चित माल खरीदना है, कौन सा माल विक्रय करना है, विक्रेता ने समझ लिया है और क्रेता समझ लिया है कि कौन सा माल क्रय करना है। जैसे का के पास कई घोड़े हैं तो उनमें से एक घोड़ा सफ़ेद है तो उसको क्रेता ने खरीदने का विचार कर लिया, तो निश्चित वस्तु को खरीदने का विचार कर लिया तो वो। और दूसरा होता है अनिश्चित। अनिश्चित माल से ये होता है कि अनिश्चित माल में कोई निश्चित नहीं होता। अनिश्चित माल वह माल होता है जो माल संविदा के परिलक्षित और कार्य नहीं होता, मतलब जो निश्चित नहीं होता कि कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना, अथवा जिसकी पहचान संविदा के समय पक्षकारों के द्वारा ना की गई हो, उसका केवल वर्णन किया गया हो। जैसे का के पास कई कारें हैं तो उनमें से एक कार खा को विक्रय करता है, ये नहीं पता होता कौन सी कार है। तो उसके बाद है भावी माल फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को उत्पादित करना है, यानी कि माल का उत्पादन नहीं हुआ है तो उत्पादन करना है, तो उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों है माल के नष्ट होने के प्रभाव। अगर माल नष्ट होता है तो क्या प्रभाव होता है। तो धारा 7 में है संविदा की जाने के पूर्व माल का नष्ट होना। तो संविदा की जाने से पूर्व माल का नष्ट होना मतलब कि जहाँ की संविदा विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक यानी निश्चित है माल के विक्रय के लिए, वहाँ यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय जब संविदा की गई थी नष्ट हो गया या इतना नुकसानग्रस्त हो गया है कि वह संविदा में के अपने वर्णन के अनुरूप नहीं रह गया, यानी कि जैसा था वैसा नहीं रह गया, तो संविदा शून्य है, यानी कि संविदा फिर शून्य हो जाती है। और फिर उसके बाद है इसके आवश्यक तथ्य क्या होते हैं। जो पहला आवश्यक तथ्य है कि मतलब कब शून्य हो सकती है संविदा, तो संविदा के समय माल नष्ट हो चुका हो या इतना नुकसानग्रस्त हो गया हो कि संविदा के वर्णन के अनुरूप ना रह गया हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है तो उसके अनुसार ना रह गया हो, तब हो सकता है। या विक्रेता को माल के नष्ट होने या नुकसानग्रस्त होने का ज्ञान ना हो, या तो ऐसी संविदा शून्य हो जाती है। धारा 7 उन परिस्थितियों में भी लागू होता है जहां वस्तु या तो चोरी चली गई हो अथवा सरकार ने विधि के अंतर्गत अर्जित कर लिया हो, बशर्ते उनका पुनः वापस होना संभव न हो। उसके बाद आपको दूसरा दिख रहा है धारा 8 में विक्रय के पूर्ण परंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल नष्ट होने का प्रभाव। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। इस विनिर्दिष्ट माल मतलब स्पेसिफिक माल होता है निश्चित माल के विक्रय के पूर्व परंतु विक्रय करने के करार के पश्चात यदि विक्रेता के दोष बिना माल नष्ट हो जाए या इतना खराब हो जाए कि संविदा में दिए गए वर्णन के अनुरूप न रह जाए, और यदि ऐसा माल का जोखिम क्रेता को
क्रेता को होने के पूर्व हो तो संविदा शून्य हो जाएगी, यानी कि संविदा वो मान नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बताऊँ माल नष्ट होने का प्रभाव और संविदा की विषय वस्तु। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि उनको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।